हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा लास्ट क्लास में हम कुछ नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे थे कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है। तो अभी उसी पॉइंट पे हम बात करेंगे, कुछ उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे कि और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन लिखिए बेटा। इसमें आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन है 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। क्या लिया बेटा मैंने? 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। फाइंड आउट द फॉलोइंग वैल्यू। कुछ आपको वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास 180 ग्राम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है बेटा आपको? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर 2 आपको निकालना है बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तीसरा आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोर्थ आपसे पूछा है नंबर ऑफ, या फिर टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और फिफ्थ आपसे पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपसे एक क्वेश्चन पूछे बेटा, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा। लेट्स सी, सॉल्यूशन पे बात करते हैं बेटा हम। देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको, वो आपने लिख लेना है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180 ग्राम। क्या दे रखी है बेटा आपको? W की वैल्यू 180 ग्राम। अब आप इसे सबसे पहले मास देखती मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो n बराबर कितना होगा बेटा? 180 डिवाइडेड। अच्छा, अब ये दिमाग में चल रहा है एसिटिक एसिड। यस, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। पेपर में इस तरीके से आपको डेटा देगा तो बेटा आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसमें हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है, एसिटिक एसिड हम जो बोलते हैं बेटा वो बोलते हैं CH3COOH, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? C2H4O2, और इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम। कितना होता है बेटा? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 3 मोल। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स, पहला आंसर आपका आ चुका है। पहला आंसर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कितना आ गया बेटा? 3। दूसरा इसने पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो आपसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एटम के लिए मोल्स पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका एक एसिडिक एसिड है COOH। मैं आपको इसको कंबाइन करके लिखता हूं, तो आप इसको बेटा ऐसे लिखिएगा। कैसे? C2H4O2। मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको पूरा 1 मोल मान लूं बेटा। कुछ समय पहले की बात है, हमने कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बेटा मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे पिछले लेक्चर के अंदर। तो उसमें आप जाके देखिएगा मैंने इसमें क्या लिखूंगा बेटा। बताइए 1 मोल C2H4O2 से कितने कार्बन मोल निकलेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। बेटा ये तो लिखोगे आप, तो कार्बन एटम को शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा C एटम। दूसरे में क्या लिख सकते हैं? 4 मोल ऑफ H एटम। और थर्ड क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को?
यस। अब देखो यहाँ 2 4 2 आ गया है, लेकिन आपको पेपर में आपने कितना भी, सॉरी अभी आपने गिवन से कितना निकाला है 3 मोल, तो इसका 1 मोल से इसका 2 निकल रहा है। तो बताओ बेटा जब इसका 3 मोल लोगे तो इसका कितना बनेगा, तो 3 मोल से इसका कितना बनेगा बोलो बेटा, इसका बनेगा 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मोल, इसका कितना बनेगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 मोल, और इसका कितना बनेगा बेटा 6 मोल। ये आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो यूनिटरी मेथड आपको लगाना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना पूछे उससे उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर आ चुका है बेटा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसने, तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स में फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कितना होगा, मोल्स इनटू Na। तो बताइए बेटा मोल्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 इनटू Na। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए 4। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या लिखोगे आप, कल बताया था इसका फॉर्मूला मोल्स इनटू Na इनटू एटम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? मोल्स कितना निकाला आपने 3 इनटू Na इनटू टोटल एटम कितने बेटा 2 4 6 2 8, टोटल एटम कितने तो 8 इनटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 Na। आंसर आ गया बेटा। फिफ्थ वाले की कहता है कि मास कंपोजिशन बताइए। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या फिर मास कंपोजिशन, परसेंटेज मास या फिर मास कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो ये एक तरीके से हमारा टॉपिक भी हो गया और एक तरीके से न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा, अगर हमें किसी भी मास, जैसे इसमें किसका पूछा है कार्बन, तो लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो बताइए बेटा इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना होगा, कितनी कार्बन है 2 कार्बन का मास कितना होगा, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 12 2 जा 24। तो मैं लिख सकता हूं 2 इनटू 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इसका 60 इनटू 100, जो भी निकल के आएगा 24 डिवाइडेड बाय 60। देन इसके बाद इसको सोल्व कर लेना, ये किसका आंसर आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन। देन उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन के क्या लिखेंगे बेटा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो मास का कितना आएगा हाइड्रोजन का 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100। ऐसे ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन कितना 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, 2 का कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, हाँ 32। तो 32 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100। इस तरीके से हम तीनों का निकाल सकते हैं। उम्मीद है मैंने बेटा इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा तो आपको ऐसे करना है, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। ला 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 हमने किया है तेरे नाम। अगला क्वेश्चन देखे जरा, अगला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मैंने लिखा इसमें कैलकुलेट द, ऐसे लिखो, अच्छा कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 6 ग्राम 12 ग्राम, ये ज्यादा अच्छा है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन
और कार्बन जो दे रखा है वो C12 वाला दिया है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12, फाइंड आउट 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, number of electrons, number of protons and number of neutron and what आ गया यहाँ पर, and number of molecules। देखो बेटा एक क्वेश्चन में हमने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है और 12 ग्राम की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप। अब आपके सामने मास दे रखा है, 12 ग्राम की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन करते हैं बेटा। W की वैल्यू कितनी दी आपको? 12 ग्राम ऑफ C12। कोई C12 आपका जो भी आइसोटोप्स एटम है उसका दे रखा है बेटा, कार्बन है, ठीक है। तो इसके मोल्स निकालो, n बराबर कितना आएगा बेटा? 12 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 मोल। कितना आएगा बेटा? 1 मोल। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स। बेटा मैंने आपको अभी बताया था इसका फॉर्मूला क्या आएगा? मोल्स इनटू Na इनटू एटम। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या चला गया, जब भी इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? एटम्स अगर बोलेगा तो एटम्स निकालना है, आपसे बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको करना है मोल इनटू Na इनटू इलेक्ट्रॉन्स। वही सिमिलर है ना, मजा आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर मोल इनटू Na इनटू क्या है बेटा? प्रोटॉन। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मोल इनटू Na इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। और ऐसे आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेटा पूरे मॉलिक्यूल की बात करा तो उसका लिए लिखेंगे मोल्स इनटू Na। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और आपको दिमाग में भी रखना है, समझे बेटा। आपको कभी भी अगर फॉर्मूला है तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, एक एक करके आंसर निकालना है। अब देखो इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और सभी का आंसर फटाफट अब हम जनरेट करेंगे। मोल्स हमने निकाल के बेटा, पहला आंसर। आपसे पूछा इसमें नंबर ऑफ, फर्स्ट आपसे पूछा इसमें नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितना आएगा बेटा? मोल्स कितना आएगा? 1 इनटू Na इनटू एटम। एटम कितना? कार्बन का 1, तो आंसर आ गया 1 Na। क्या आंसर आया? 1 Na, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है नंबर 2, आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे बेटा? मोल्स 1 इनटू Na इनटू इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा? ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम होता है तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब सेम होगा। सॉरी बेटा, नंबर Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके लिए बेटा? जब आपका न्यूट्रल एटम होगा। न्यूट्रॉन मैंने बोला था न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। वो माइनस करने के बाद आएगा, डिपेंड करेगा, मे भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इनटू Na। बताइए बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना? 6 इनटू 6, ये 6 Na आ गया आंसर। ऐसे ही आपसे प्रोटॉन पूछेगा, इसका भी कितना जाएगा? 6 Na। अब आपसे न्यूट्रॉन पूछेगा, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा? 4, ये थर्ड वाला हो गया आपका, 4 न्यूट्रॉन्स, फोर्थ। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? तो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, याद करो, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का
इक्वल टू प्रोटॉन कितने 6 प्लस n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, न्यूट्रॉन कितना आ गया 6, तो इसके लिए भी सेम आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर कितना जाएगा बेटा 6na। देन नेक्स्ट आपसे पूछता है फिफ्थ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा बेटा बराबर मोल्स 1 into Na, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेटा किसी का भी एग्जांपल कर सकते हो। अगला एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं कुछ अलग टाइप से, ये तो सिंगल एटम के लिए। सपोज करो मैंने आपके सामने दिया चलो PO4 -3 ले लिया और सेम यही पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, आपसे एटम्स पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, सारी चीजें पूछ रहा है आपसे, और लास्ट में आपको बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता होगा। मतलब सेम वही चीजें सारी निकालनी है जो हमने दे रखी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, उसके बारे में हमें सीखना है। चलो तो सबसे पहले आपको बेटा मैंने इसको कुछ मास दिया, इसका मास मैंने दिया आपको बेटा 95, कितना दे दिया 95 ग्राम। अब आपसे कह रहा है 95 ग्राम PO4 -3 के लिए आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स। तो पहला क्वेश्चन करेंगे बेटा इसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितना आएगा बेटा, मोल्स इनटू Na इनटू एटम्स। अरे बेटा ये फॉर्मूला होगा, तो बताइए इसमें मोल्स कितने निकालेंगे, तो n बराबर कितना होगा W अपॉन मोलर मास, तो इसका मोलर मास 95 डिवाइडेड बाय 95। देखो बेटा ये 3 माइनस चार्ज है तो ये ऐड नहीं होगा मास में सिर्फ एटम का मास लिया जाएगा। तो फास्फोरस का कितना होगा 31, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 4, ऐड कर लो 64 और 31 कितना हो जाएगा 595। आगे बेटा यहाँ पे 95 रखेंगे तो 1 मोल आ गया। देखो जिस तरीके से चीजें हमारे याद होती बेटा वैसे आपको भी करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 into Na into एटम्स। इसमें बताओ बेटा एटम कितने हैं, एक फास्फोरस का एटम है, 4 ऑक्सीजन के तो 5, तो इसका जाएगा आंसर 5Na। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर, अभी कैसी स्पीशीज है अनायनिक है, ये तो न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर देखिए, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, तो 8 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 24 को 15 में ऐड कीजिए बेटा, तो कितना आएगा 5 4 9, 2 और 1 3, 39। लेकिन उसके ऊपर 3 माइनस आया, तो बेटा 3 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो प्लस 3 और जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 8 या 24, 4 ऑक्सीजन, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, इसको सही कर लेते हैं, तो 32 लिख देते हैं डायरेक्ट 32। तो कितना जाएगा बेटा 5 और 2 7, 3 और 1 4 प्लस 3, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 50। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 50, तो 1 इंटू Na इंटू 50 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर कितना जाएगा बेटा 50 Na। अब बात करता है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में क्या करेंगे, जो तुमने 3 ऐड किया इसको हटा देंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर आएगा, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के, ये ध्यान रखना। सिर्फ चेंज किसका होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का, या तो जा सकता है या आ सकता है। अगर वो गेन कर रहा है तो उसको ऐड कर लेंगे, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन को कम कर लेंगे, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें से इतना माइनस कर देंगे, तो आपको प्लस के लिए हो जाएगा। और जो माइनस आ रहा है तो जो आपका एटॉमिक नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके अंदर 3 माइनस और ऐड कर लेंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन अभी 3 को हटा दो तो कितना हो गया 47, तो 1 इंटू Na इंटू 47, तो कितना जाएगा बेटा इसका 47 Na। अब इसमें कहता है कि न्यूट्रॉन बताइए, तो पहले न्यूट्रॉन के लिए आपको मास निकालना पड़ेगा, तो बताइए बेटा इसका टोटल मास कितना होगा PO4 का 95, कितना होगा 95, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं 47, तो उसको माइनस कर दीजिएगा। तो कैसे करोगे बेटा, अगर इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो
मैं PO4 की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ? PO4 -3 की। PO4 -3 इसका मोलर मास आया था 95। तो A बराबर क्या होता है बेटा? P प्लस N। 95 इक्वल टू प्रोटॉन कितने? 47 प्लस N। तो बताइए N की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें से माइनस करोगे तो 95 माइनस 47 यहाँ 8 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 8 बचेगा 48। तो कितना आएगा बेटा? 48। तो यहाँ पे आप 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू 48 इंटू Na, ये आपका आंसर आ जाएगा 48 Na बेटा। इस तरीके से आप किसी के भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नंबर मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे? एटम्स वाला पार्ट हटा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो उसका नंबर मॉलिक्यूल का आंसर आएगा 1 Na। तो कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो बेटा आपको इस तरीके से करना है। सारी चीजें मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में, उम्मीद है आपको समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद है मुझे समझ में भी आ चुका होगा ये सब। अरे अगर आ गया बेटा फटाफट छाप लो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना, और सर को फॉलो करो। बहुत अच्छा मजा आएगा काम करने में, ठीक है? इस जर्नी में बहुत मजा आएगा बेटा। चलो उसको हटा देते हैं, अब कोई नया टॉपिक सीखेंगे। अब नया टॉपिक सीखने वाले बेटा हम इसमें ठीक है, अब हम सीखेंगे वॉल्यूम से। कहां से सीखेंगे बेटा? वॉल्यूम से। तो लिखो इसमें हेडिंग डालो, मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम। देखो बेटा आपका जो वॉल्यूम होता है ना, वो फ्रॉम आइडियल गैस से निकाला जाता है। फ्रॉम आइडियल गैस, और आइडियल गैस क्या होती है बेटा आपके लिए? PV इक्वल टू nRT। तो आपको यहां से वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम हम 3 कंडीशन में फाइंड करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, एक हम बात करेंगे STP, एक बात करेंगे इसमें NTP, और एक बात करेंगे बेटा SATP। ठीक है, 3 कंडीशन पे बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप टेम्परेचर कितना लेके चलेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार। तो आपका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना आता है बेटा? 22.4 लीटर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आप इसी कंडीशन को, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस रखें एंड और हमारा प्रेशर 1 atm कर दें, ठीक है, तो इस पे आपका जो वॉल्यूम है वो कितना लेके चलोगे? 22.7 लीटर। अरे सही है बेटा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरीके से आपको बेटा इसके साथ डील करना है। ठीक है, और अगर एनटीपी की, देखो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम दोनों के लिए सेम वैल्यू यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? सेम वैल्यू को यूज कर लेते हैं। बट आपको बेटा आज के टाइम में सिर्फ ये वैल्यू यूज करनी है। आपको जब भी कोई भी वॉल्यूम यूज करना है, हम आज के डेट में सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, चाहे एनटीपी की बात करें या फिर एसटीपी पे बात करें। बट 22.4 हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा काट फीटने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा हम आज अगर एक्यूरेट आंसर निकालेंगे विद डेसिमल के साथ, तो आपको लेटेस्ट वैल्यू ये यूज करनी है जो एनसीईआरटी के अंदर भी आपकी दे रखी है। देन एसएटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड
एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो बेटा इस पे जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है T बराबर आपका 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। तो आपका इस पे जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.7 लीटर। कितना आता है बेटा 22.7 लीटर। ध्यान रखोगे बेटा किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे टीपी कंडीशन बोलेगा तो ये वॉल्यूम यूज करना है, नॉर्मल टेम्परेचर एसटीपी कंडीशन बोलेगा तो यही वॉल्यूम यूज करना है। आप किसी भी कंडीशन पे चलोगे तो बेटा आपको यही यूज करना है। और याद रखना एनटीपी के लिए और एसटीपी के लिए दोनों के लिए वैल्यू सेम वही यूज करते हैं, लेकिन एनटीपी पे टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। देन उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल गैस। फ्रॉम आइडियल गैस, अगर आपके पास ये कंडीशन मेंशन ना हो तो आइडियल गैस से हम मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा PV = nRT। तो बेटा ये विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो आपको प्रेशर भी गिवन होगा, आपको R भी गिवन होगा, T भी गिवन होगा, वॉल्यूम भी गिवन होगा, तो वहां से मोल्स किससे निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो दोनों से हम सीखते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स for 11.2 लीटर ऑफ H2। ये कह रहा है कि 11.2 लीटर ऑफ H2 के लिए मोल्स निकालो एट STP कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोला STP। तो बेटा जो गिवन डेटा होता है उसको गिवन लिखेंगे। तो गिवन डेटा क्या दे रखा है V बराबर कितना दे रखा है 11.2 लीटर। तो हमारा फॉर्मूला था मोल्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एसटीपी पे हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज कर लेते हैं, वरना हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है 22.7। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा n बराबर 11.2 जो गिवन होगा ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाई 22.4, इसको कट करेंगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये वैल्यू उठा लेते हैं, लेकिन आपको जेईई में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन आसान है तो अगर डेसिमल में हल्का हल्का चेंज आ रहा है तो एक्यूरेट वैल्यू लेके चलना है। अगर लार्ज चेंज के साथ आंसर दे रखा है तो आप इससे आराम से ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जब भी वॉल्यूम आएगा, लेकिन वॉल्यूम के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। और एक हम आइडियल गैस से और देख लेते हैं कि आइडियल गैस से कैसे पूछेगा। कहेगा कि फाइंड आउट मोल्स व्हेन प्रेशर इक्वल टू 1 atm एंड वॉल्यूम आपको दे दिया इसने बेटा, मान के चलो आपके पास 4 लीटर और टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पर, इसने टेम्परेचर आपको दिया बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बोलेगा तो कहेगा कि मोल्स फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, आपको इक्वेशन लगानी PV = nRT। क्या इक्वेशन लगानी है आपको PV = nRT। तो प्रेशर कितना दे रखा है आपको 1 atm इनटू विद यूनिट के साथ वॉल्यूम कितना दे रखा है 4 लीटर बराबर n आपको निकालना है R की वैल्यू। अब हमारे पास जो R की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की हमारे पास बहुत सारी वैल्यू होती है बेटा। चलो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है। R बराबर एक होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। ये आपको तब यूज करनी है जब आपको आंसर किस में निकालना होगा, किस में निकालना होगा बोलो जूल में, तब आपको ये वाला डेटा रखना है। और R बराबर एक होता है आपका 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में और ऐसे लिख देते हैं 1/12 डॉट डॉट। तो बेटा ये आपको तब पुट करना है जब आपको डेटा लीटर एटीएम में गिवन होगा। और तीसरी होती है R बराबर 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको तब पुट करना है जब आपको वैल्यू कैलोरी में निकालनी होगी। तो हमें अभी डेटा जो दे रखा है लीटर एटीएम में दे रखा है, तो लीटर एटीएम के लिए हम शॉर्टकट 1/12 रखेंगे।
इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है बच्चा। देखो 1/12 इंटू, अब टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है केल्विन, तो टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में। तो इसमें कितना ऐड करोगे 273, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 300 केल्विन। पुट करो इंटू 300, रख दिया बेटा। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कट जाएगा, 25 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये जो यूनिट है सारी की सारी यूनिट कट जाएंगी। लीटर एटीएम, इससे लीटर एटीएम कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, मोल बचेगा। केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, n बराबर 4 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको डिवाइड कर लो और n की वैल्यू जो निकल के आएगी तो आपका जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 0 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 0.1, 15 बचेगा, और 0.16 समथिंग, ये आपका आंसर मोल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बेटा मोल्स को निकाल सकते हो। तो आइडियल गैस आएगा तो आपको ऐसे निकालना है। अगर वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन, जब तक ये कंडीशन बोलेगा तब तक आपको आइडियल गैस को छूने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कंडीशन हाइड करेगा तब आपको आइडियल गैस ही यूज करके उसका क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स, और देन उसके बाद जो भी हमें कंडीशन लगानी होगी फिर हम आगे करेंगे। उम्मीद है मुझे यहाँ तक बेटा सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इसमें हेडिंग डालो इसमें एवरेज मास। ठीक है, एवरेज मास। अब एवरेज मास को कैसे निकालते हैं बेटा, पहले हम सीख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एवरेज मास, एवरेज मास इन, इसके अंदर सीखेंगे बेटा एवरेज मास इन परसेंटेज अबंडेंस, एवरेज मास इन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। जब आपकी परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप की दी गई है, ठीक है, तब हम निकालेंगे। तो एम एवरेज बराबर होता है, एम एवरेज बराबर m1 इंटू परसेंटेज अबंडेंस a1 प्लस m2 इंटू परसेंटेज अबंडेंस a2 प्लस m3 परसेंटेज अबंडेंस a3 और डॉट 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 डिवाइडेड बाई 100। जितने भी आपको परसेंटेज अबंडेंस दे रखे हैं सबको डिवाइडेड बाई 100, या फिर एम एवरेज बराबर कितना लिख लेंगे बेटा, समीशन ऑफ एम इंटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से आपको बेटा शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। अच्छा, दूसरा आता है इन टर्म मोल्स। अगर आपको मोल्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मोल्स। एवरेज मास, एवरेज मास, मास इन टर्म मोल्स, तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे एम एवरेज बराबर n1 इंटू m1, मतलब उसकी मोल्स इंटू उसका मास, प्लस n2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये आपको मोल्स के टर्म में लगाना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको मास दे रखो, मोल्स नहीं दिए हो, तो तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म एवरेज मास, एवरेज मास इन टर्म जब आपको मास गिवन हो, तो कैसे लगाएंगे बेटा, तीसरा फॉर्मूला एम एवरेज बराबर W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन M1 प्लस W2 बाई M2। आपको ये फॉर्मूला लगाना है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको सही लगे। इसी को मॉडिफाई किया है, मास अपॉन मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा तो W1 बचेगा। यहाँ पर इसका 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा बाकी मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम परसेंटेज वाला सीखेंगे और देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप प्लस के बाद डॉट डॉट लगा के इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास कार्बन के आइसोटोप्स दे रखे, पहला क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया कुछ आइसोटोप्स दिए, जैसे मैंने आपके सामने दिया है यहाँ पर बेटा कार्बन का आइसोटोप्स दिया C12 और उसकी जो मैंने परसेंटेज दी आपको अबंडेंस वो आपको दे दी मैंने 90%। ये मैं अपनी तरफ से डेटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि अगर मैंने C13 इसकी परसेंटेज अबंडेंस आपको दे रखी है मैंने 8% और मैंने बोला C14 इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है आपको 2%। और याद रखना अगर परसेंटेज आपको गिवन है वो हमेशा 100 के बराबर गिवन होनी चाहिए। अगर 100 के बराबर गिवन नहीं है तो कुछ और रिमेनिंग होगा, ध्यान रखना बेटा। तो देखो टोटल करके देखो परसेंटेज 100 के बराबर है तभी हम 100 से निकाल पाएंगे, या 100 के बराबर हो गई। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो बेटा इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एम एवरेज। तो कह रहा कि फाइंड एम एवरेज। इसके लिए क्या होगा, मास एवरेज क्या होगा। तो मास एवरेज बराबर होएगा बेटा आपका मास, ये जो मास होता है ये m1 इंटू उसकी परसेंटेज a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 12 इंटू 90 प्लस 13 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सोल्व करो 1080, ये आ गया बेटा, ये आएगा 104 और ये कितना आएगा 28, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इन तीनों का सम करो जरा कितना आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1080, उसके बाद 108 और यहाँ पे आ जाएगा 28, 16 कैरी 1 हो जाएगा, 10 11 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो कितना आएगा बेटा 1216 डिवाइडेड बाई 100, इसका आएगा 12.16 आंसर, ठीक है। ये अगर आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ भी यूनिट नहीं दे रखती है बेटा तो म्यू एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। कितना आंसर आया ये, बट इसका देखो शॉर्टकट तरीका भी है, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप हर क्वेश्चन में पूरा टाइम यूटिलाइज करो, उसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं कुछ क्वेश्चन को करने के। इसमें आप ये पहचानिए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी दे रखी है, आपको ये परसेंटेज दे रखी है, तो एवरेज मास कहाँ जाएगा, इसके पास ही जाएगा। तो देखो आंसर भी कहाँ रहा है 12 के पास, तो आपको डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट क्या आंसर ढूंढ लेना था 12, अगर ग्राम दे रखा है तो ग्राम, म्यू दे रखा है तो म्यू, सीधा आंसर मिल गया आपको। अगर कुछ भी यूनिट नहीं दे रखी तो 12 ढूंढना था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको बस यही चेक करना है कि क्वेश्चन में परसेंटेज किसकी ज्यादा दे रखी है, तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसका एवरेज मास भी निकल के आ जाएगा। और बहुत इजी है, कर सकते हो बेटा। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम बेटा इससे रिलेटेड, देन उसके बाद फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, बट मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, बट दे रखा है आर्गन के लिए आर्गन 40, आर्गन 39, आर्गन 38, कुछ ऐसे करके डेटा दे रखा है। इसकी परसेंटेज आपको दे रखी थी, याद करो, इसकी दे रखी थी शायद 99.0%, ऐसे समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। इसकी दे रखी थी
8%, इसका कितना दे रखा था 0.2%, ऐसे कुछ करके दे रखा था। देख लेना बेटा, तो इसका सीधा आंसर था, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। एम एवरेज सीधा कितना आएगा, नियर अबाउट 40 आंसर। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा दे रखी है सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो दो हमारे पास रास्ते हैं, एक तो बेटा डायरेक्ट ट्रिक से देख सकते हो, एक पूरा डिटेल में आप सोल्व कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब क्वेश्चन को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास कुछ इस तरीके से टेबल आ सकती है। मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, और यहाँ पर बेटा मैंने लिखा मास, जो भी आइसोटोप्स ले रहे, और यहाँ पर पूछा है परसेंटेज अबंडेंस। मैंने मैंने दो एलिमेंट लिए यहाँ पर, एक मैंने लिया x 12 और एक x लिया 13। अब मुझे नहीं पता x 12 13 कौन है, x है। अब इसकी परसेंटेज बोल रहा है कि अगर a है, इसकी b है, तो कह रहा है कि फाइंड करो परसेंटेज, या फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन m एवरेज इक्वल टू 11 ग्राम, या फिर आपको 11 बोल रखा है। ठीक है, अगर जैसे यूनिट देगा वैसे हमें चलना है। या आपको कुछ डेटा दे रखा है, जब आपका m एवरेज 11 दे रखा हो, तो कैसे करेंगे बेटा, हमें उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर करो आप क्या करना चाहिए, यहाँ पे 12 और 13 दे रखा है, तो यहाँ पे 14 कर दो, यहाँ पे 13 कर दो, बीच में लिख दो। ठीक है, अब करते हैं बेटा इसको। चलो, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, उठाना है इसको। एम एवरेज इक्वल टू m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई a2, डिवाइडेड बाई कितना है बेटा 100। आसान है बेटा। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिमाग फंस गया आपका, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अरे यार मजा आएगा करने में, कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बड़े प्यार से करना है, समझे, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको याद हो गया तो सब चीजें आप ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। तो करना कैसे है, आपको सिंपल इसमें देखना है कि अगर सपोज करो a बराबर मैंने x मान लिया, समझे, तो b को क्या मानूं बेटा मैं 100 माइनस x, क्योंकि परसेंटेज कितने से निकाली जाती है 100 से, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पे लिखो m एवरेज बराबर m1। अब m1 का मास कितना दे रखा है 12 इंटू उसकी परसेंटेज कितनी मानी है x, प्लस दूसरा m2 कितना दे रखा है, बोलो बेटा m2 की वैल्यू कितनी रखी 14 इंटू a2 की वैल्यू कितनी मानी है 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। अब आपका m एवरेज की वैल्यू कितनी रखी 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा 12x प्लस इसको करेंगे 14 100 माइनस 14x। ठीक है बेटा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 2x, तो माइनस का 2x इधर आ जाएगा और इधर जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50। कितनी आ गई x की वैल्यू 50, देख लो, ये इसमें से जाके 100 बचेगा, ये इसमें से जाके माइनस का 2, माइनस का 2 इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो बताओ बेटा y की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी b की वैल्यू कितनी होगी, तो b बराबर कितना है, ये आपका a है, तो b बराबर कितना माना 100 माइनस x, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 50। मतलब हमारी a की वैल्यू भी कितनी है 50% है, और b बराबर भी कितना बेटा इसमें 50%, और ये आपका आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो जितनी भी कंडीशन बन सकती है आप बना सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं घर से देने की कोशिश करूंगा बेटा, सभी बच्चे उसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, देखो मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, एक वैल्यू और बढ़ाता हूं मैंने लिखा x यहाँ पर 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, इसको मैंने बोल दिया 10, इसको बोला a, इसको b। तो ये कह रहा है फाइंड आउट
A and B when M average इक्वल टू 21। कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना बेटा। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ। एम एवरेज को उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, मोल्स की टर्म में कैसे निकालते हैं, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। La 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 la.